पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी इक्वेटोरियल लाइन और उसकी एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये भी निकाली थी, और उन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की डायरेक्शन कहाँ कहाँ होंगी ये भी हमने बड़े अच्छे से देखा था। आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में उस पिछले लेक्चर की कुछ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ताकि पिछले लेक्चर की उन चीज़ों को हम एक बार रिवाइज़ कर सकें और उन्हीं चीज़ों को हम अपने इस प्रेजेंट लेक्चर में यूज़ कर सकें। देखिए, ये एक डाइपोल है, ये इसकी एक्सियल लाइन है और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। एक्सियल लाइन के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप ई एक्सियल बोलेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और इस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। सिमिलरली इक्वेटोरियल लाइन पर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो उस इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती थी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। उसका मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। आपको सिर्फ याद रखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड इतना होता है और ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड इतना होता है। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि ई एक्सियल की डायरेक्शन पी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल होती है। आप देखिएगा, पी वेक्टर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस तरफ है, और जो नेट इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल लाइन पर उसकी भी डायरेक्शन इसी तरफ है। तो पी वेक्टर भी इसी तरफ, ई एक्सियल भी इसी तरफ, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, या आप बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इसी तरह से ई इक्वेटोरियल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ई इक्वेटोरियल पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगर आपका पी वेक्टर इस तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ है, तो ई इक्वेटोरियल आपकी इस तरफ रहेगी, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। दोनों बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो आपको आज के वीडियो लेक्चर में यूज़ करने के लिए ये 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो P के हिसाब से कहाँ होगी। ई एक्सियल और P वेक्टर एक तरफ होंगे, ई इक्वेटोरियल और P वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड इतना होगा, ई इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड इतना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज़ को हम अब आने वाले लेक्चर में यूज़ करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कोशिश करेंगे एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की जो पॉइंट ना तो डाइपोल के एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है और ना ही एक्सियल लाइन पर लाई करता है। सपोज कीजिए वो पॉइंट यहाँ लाई करता है, यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि वो पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है। और अगर आप उस पॉइंट को सपोज कीजिए सेंटर ऑफ डाइपोल से मिला दें तो मान लीजिए उसने एक थीटा एंगल यहाँ बना दिया, ठीक है, और वो थीटा अगर 0 होगा तो वो पॉइंट आपका एक्सियल लाइन पर कंसिडर किया जा सकता है, और वो थीटा एंगल अगर 90 हो जाएगा तो वही पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन पर भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको लेके चलता हूँ आज के टॉपिक पर, वहाँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए, ये है आज का हमारा टॉपिक। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक ऐसे पॉइंट पर जो ना तो एग्जैक्टली एक्सियल लाइन पर लाई करता है ना एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है, बल्कि इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के वो यहाँ लाई करता है। आप देखिए, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट P है जो कि आपके इस -Q और +Q की वजह से जो डाइपोल कंस्टिट्यूट हो रहा है उस डाइपोल के सेंटर O से सपोज कीजिए पॉइंट P का डिस्टेंस R डिस्टेंस है। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो OP लाइन है ये इस P वेक्टर की डायरेक्शन के साथ सपोज कीजिए थीटा एंगल बनाती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि O से लेकर के P की तरफ जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन आपकी डाइपोल के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर यानी कि P वेक्टर की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, आप देखिए, अगर इस थीटा को कम करते 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 मैं बिल्कुल 0 पे ले आऊँ तो आपका पॉइंट P कहाँ लाई करेगा, एक्सियल लाइन पर। और अगर इस थीटा को इंक्रीज करते 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 मैं यूँ ले जाऊँ यहाँ, तो आप देखिएगा कि जब आपका पॉइंट P यहाँ आ जाएगा,
यानी कि बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी जो हम केस स्टडी कर रहे हैं वो ये स्टडी करने जा रहे हैं कि ना तो पॉइंट पी हमारा एक्सियल लाइन पर है, ना ही पॉइंट पी हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर है, वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है, कुछ इस तरीके से कि उस पॉइंट पी को सेंटर ऑफ द डाइपोल से मिलाने वाली लाइन थीटा एंगल बनाती है विद द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस की दूरी पर मैंने मान लिया। इस पॉइंट P पर हमें इस शॉर्ट डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम ऐसा करते हैं, देखिए माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ये जो डायरेक्शन है पी वेक्टर की, इस पी वेक्टर की डायरेक्शन ने इस ओपी लाइन के साथ ये जो थीटा एंगल बना रखा है, इसके ऊपर मैं डिपेंड करते हुए इस पी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। आपने 11th क्लास में एक वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किए होंगे और आपको ये याद होगा कि वो वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता था उस लाइन के साथ उसका कोसाइन वाला कंपोनेंट आता था और उससे परपेंडिकुलर जो लाइन होती थी वहां पर उसका साइन वाला कंपोनेंट आता था। तो देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये आपके पी वेक्टर की डायरेक्शन है और इसका पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही हैं, दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके पी वेक्टर का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस तरफ बोलूँ ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है जिसने इस ओपी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रखा है, तो इस पी का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा? पी कोस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्योंकि परपेंडिकुलर होता है पहले कंपोनेंट के, तो आप ध्यान से देखिएगा इस लाइन के बिल्कुल ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए अगर आपके पी वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट p cos थीटा हो गया तो इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया? p sin थीटा। यानी बेसिकली मैंने किया क्या है, आप देखिएगा कि ये जो एक शॉर्ट डाइपोल है, इस शॉर्ट डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है p, मैंने उस p वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। One is p cos theta along this direction and second one is p sin theta along दिस डायरेक्शन। ये जो एरो साइन है और ये जो एरो साइन है ये आपका एरो साइन पी साइन थीटा का है और ये एरो साइन पी कोस थीटा का है। आप समझते ही हैं, 11th से आप इस चीज़ को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये जो आपका पी कोस थीटा है इस तरफ और ये आपका जो पी साइन थीटा है इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा पी वेक्टर। तो p cos थीटा और p sin थीटा का ये p क्या है? रिजल्टेंट है। या आप बोल सकते हैं कि इस p वेक्टर के ये दोनों p cos थीटा और p sin थीटा क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। तो आप ये देखिए कि एक ही डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर था मैंने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं ऐसा करूँगा क्योंकि आपने इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, तो अब आप ये सोचिए कि आपके पास दो डाइपोल बन गए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप आसान तरीके से यूँ समझिए, देखिए जैसे फोर्स के अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो नेचुरली फोर्स के कंपोनेंट फोर्स ही तो होंगे, वो कोई और फिजिकल क्वांटिटी तो बन नहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर P आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो नेचुरली P कोस थीटा और P साइन थीटा भी इसी के टुकड़े हैं, इसी के कंपोनेंट हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही तो होंगे। और देखिए जैसे इस P की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सिमिलरली क्योंकि ये भी और ये भी दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी? ऑफ कोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप ऐसा सोचिए कि P cos थीटा की डायरेक्शन क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ ये डायरेक्शन किसकी है? P
कोस थीटा की। और क्योंकि पी साइन थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो इसी डाइपोल पर रखे हुए हैं। ये तो जस्ट हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर आप P कोस थीटा और P साइन थीटा की डायरेक्शन के हिसाब से चार्ज मानना चाहें तो मान सकते हैं। जैसे कि ओरिजिनल डाइपोल में हमारे पास माइनस से लेकर के प्लस तक P वेक्टर की डायरेक्शन थी, तो उसी P वेक्टर के आपने दो क्या कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। तो क्योंकि P वेक्टर के कंपोनेंट खुद भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही तो होंगे, तो इसीलिए उनकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम उनके अलोंग भी पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। तो क्योंकि P कोस थीटा की डायरेक्शन है इस तरफ, तो आप यहाँ नेगेटिव कंसिडर एक तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये डायरेक्शन हो गई P कोस थीटा की। सिमिलरली क्योंकि P साइन थीटा आपका इस तरफ है, तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ जैसे एक नेगेटिव चार्ज की सेंस आ रही है और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज की सेंस आ रही है। हालांकि ये जो मैंने पेंसिल से नेगेटिव पॉजिटिव दिखाए हैं, ये चार्ज फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये तो जस्ट मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि P कोस थीटा और P साइन थीटा की डायरेक्शन जो है वो आपके दोनों ये क्या हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं क्या कर सकता हूं, कंसीडर कर सकता हूं। शॉर्ट केस में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेसिकली इस डाइपोल को आपने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। मतलब कहने का ये है कि जैसे P को आपने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो सिमिलरली इस शॉर्ट डाइपोल को आपने दो और शॉर्ट डाइपोल्स में तोड़ दिया। एक डाइपोल तो आपका ये वाला रह जाएगा और एक डाइपोल आपका ये वाला रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो कि ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इस शॉर्ट डाइपोल को कंसीडर करेंगे जो कि ओरिजिनल है हमारे पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस ने से मिलके बनाया है, तो इस डाइपोल के हिसाब से देखें तो ना तो पॉइंट P एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा और ना ही पॉइंट P आपका एग्जैक्टली एक्सियल लाइन पे आ रहा। तो इसलिए हमारे लिए पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल निकालना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर आप इस P को दो कंपोनेंट्स में या इस डाइपोल को दो डाइपोल्स में, दो इमेजिनरी डाइपोल्स में तोड़ देंगे, तो वो चीज़ आपकी हेल्प कैसे करेगी, ध्यान से देखिए आप ये सोचिए कि P कोस थीटा की डायरेक्शन क्योंकि इस तरफ है, तो यहाँ नेगेटिव मान लिया, यहाँ पॉजिटिव मान लिया। और देखिए इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉइंट P, अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस डाइपोल के लिए पॉइंट P एक एक्सियल लाइन के ऊपर के पॉइंट का काम करेगा। और अगर आप ध्यान से देखें कि जो P साइन थीटा जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल आपका ये है। क्योंकि अगर P साइन थीटा इस तरफ है तो आप यहाँ नेगेटिव मानिए, यहाँ पॉजिटिव मानिए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन हो गई आपकी डाइपोल मोमेंट की, जिसकी वैल्यू है P साइन थीटा। तो अगर मैं इस डाइपोल की बात करूं, ठीक है, तो इस डाइपोल के लिए आप देखिए पॉइंट P को मिलाने वाली ये जो लाइन है, आपको ऐसा लगेगा जैसे इस डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर डाइपोल की कौन सी लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें ऐसा लगेगा कि इस वाले डाइपोल के लिए तो पॉइंट P एक एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है और इस वाले डाइपोल के लिए पॉइंट P किसका काम कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इक्वेटोरियल और एक्सियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के जो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट वो फॉर्मूले हम पॉइंट P के लिए लगा देंगे और बाद में हम उनका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस अकेले डाइपोल को कंसिडर करते हैं जो कि ओरिजिनल डाइपोल है हमारा, तो पॉइंट P ना तो इक्वेटोरियल पर ना ही एक्सियल पर आता है। तो पॉइंट P के साथ डील करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेढ़ा सा काम लग रहा है। लेकिन अगर हम इस डाइपोल के दो टुकड़े कर दें, और डाइपोल के टुकड़े करने का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो P का ये जो कंपोनेंट है P कोस थीटा,
तो अगर इसकी डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव हम ये मान लें कि ये एक डाइपोल है, तो इस डाइपोल के लिए पॉइंट P किसका काम कर रहा है? एक्सियल पॉइंट का। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मानूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मानूँ, तो P cos थीटा की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। और आप देखिएगा ये लाइन जो बिल्कुल इस के डाइपोल के अंदर से जा रही है और आप देखिए पॉइंट P के अंदर से भी जा रही है, तो पॉइंट P आपका इस P cos थीटा वाले डाइपोल के लिए किसका काम करेगा? एक्सियल पॉइंट का काम करेगा। और सिमिलरली पॉइंट P इस डाइपोल के लिए किसका काम करेगा? P sin थीटा डाइपोल मोमेंट जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इस डाइपोल के लिए आप देखिए पॉइंट P किसका काम करेगा? इक्विटोरियल पॉइंट का काम करेगा। तो अब हम इन दोनों डाइपोल्स की वजह से पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन पिछले ही डायग्राम का जस्ट मैंने एक नया रूप आपके सामने रखा है। देखिए, आप यहाँ मान लीजिए कि ओरिजिनल डाइपोल के केस में यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट था, यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट था। तो माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन किसकी होती है? P वेक्टर की। तो ये तो ओरिजिनल डाइपोल है, लेकिन आपको ध्यान होगा इस ओरिजिनल डाइपोल को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया था, ठीक है। यानी कि P वेक्टर के दो कंपोनेंट के सहारे ही हमने दो डाइपोल भी बोल दिए। तो आप देखिए इस P वेक्टर की डायरेक्शन ने इस यह ये पॉइंट O था, तो OP लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रखा था। तो P का इधर कंपोनेंट कितना हो गया? P cos थीटा। तो आप देखिएगा क्योंकि इसके डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और आप ये देखिएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर अगर आप इस तरह से कि लाइन जो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो पॉइंट P आपको ऐसा लगेगा कि इस डाइपोल के अंदर से जो लाइन गुजर रही है उसके बिल्कुल रास्ते में आ रहा है यहाँ। तो एक तरह से एक्सियल पॉइंट का काम करेगा। और एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मैंने यहाँ लिखा आपके लिए। तो अगर आप इस ओरिजिनल डाइपोल को एक मिनट के लिए भूल जाएं, भूल इसलिए जाएं क्योंकि आपने इस ओरिजिनल डाइपोल को दो डाइपोल्स में तोड़ लिया है, और उसमें से भी मैं जो पहला डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो अब आप जरा इस पे गौर कीजिए। सिर्फ देखिए, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से आपका पॉइंट P सपोज कीजिए r डिस्टेंस पर लाई करता है। तो ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ये r³ है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन के केस में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। मैंने आपको पीछे करवाया भी है और याद भी दिलवाया था। तो क्योंकि इस डाइपोल में आप देखिए यहाँ से यहाँ जो आपका डाइपोल मोमेंट है, क्या वो P है? जी नहीं, P तो ओरिजिनल डाइपोल का वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये जो डाइपोल है, जो कि बेसिकली आपने ओरिजिनल डाइपोल के दो टुकड़े किए थे, उन टुकड़ों में से जो एक टुकड़ा है आपका जिसके लिए पॉइंट P आपका एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है, तो इस डाइपोल का तो डाइपोल मोमेंट आप देखिए P cos थीटा है भाई। तो आप यहाँ क्या करेंगे? P की जगह क्या रख देंगे? P cos थीटा रख देंगे, क्योंकि P का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और वो इस डाइपोल के लिए कितनी है? P ना होकर के P cos थीटा है। बाकी चीज़ आपकी सेम रहेगी, ये वाली चीज़ सेम रहेगी, डिस्टेंस सेम रहेगा, बस 2P की जगह क्या आ जाएगा? 2P cos थीटा, क्योंकि इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है। तो आप यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जो कि आपके इस डाइपोल के पहले पार्ट की वजह से है जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने E1 नाम दे दिया और ये उसकी वैल्यू लिख दी। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह 2 और P की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? P cos थीटा, नीचे डिस्टेंस का क्यूब यूं का यूं रहेगा। और इसके डायरेक्शन मैंने P से यूं बाहर की तरफ क्यों की? क्योंकि देखिए P cos थीटा की डायरेक्शन थी यूं इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्सियल लाइन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। तो क्योंकि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है और वो यूं ऊपर की तरफ है, तो नेचुरली इस E1 की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? यूं ऊपर की तरफ होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, उसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, और ये उसकी क्या रहेगी? डायरेक्शन रहेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी डाइपोल के दूसरे टुकड़े की, जिसमें आपको पता होगा
इस P cos थीटा के परपेंडिकुलर था जो P sin थीटा। अब मैं उसका एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो यहां आप देखिए, ये मैंने दूसरा जो डाइपोल था जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा था उसको ड्रॉ कर लिया। देखिए ये हमारा फिर से वही ओरिजिनल डाइपोल है, ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर था, जिसको आपने दो डाइपोल्स में तोड़ लिया था, जिसका एक का डाइपोल मोमेंट था P cos थीटा जो कि इस लाइन के लॉन्ग था, उसकी बात हम कर चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं P sin थीटा की। अब आप देखिए, अगर मैं P sin थीटा की डायरेक्शन बोलूँ इस तरफ है तो नेचुरली यहाँ एक मैं नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकता हूँ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर की, जो कि इस केस में कितना है, P sin थीटा है। तो आप अगर ध्यान से देखें, इस डाइपोल के सेंटर से आपका पॉइंट P कुछ ऐसी लाइन पे है कि ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी डाइपोल लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो अब की बार इस डाइपोल के लिए पॉइंट P किसका काम करेगा, एक इक्विटोरियल पॉइंट का काम करेगा। और अगर ऐसा होगा तो आप जानते हैं कि ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिंपली P आता है, 2P नहीं आता, आपको पता है, और नीचे क्या आता है, डिस्टेंस का क्यूब। लेकिन अब देखिए, इस डाइपोल के लिए क्या आपका डाइपोल मोमेंट P है? जी नहीं। कितना है? P sin थीटा। तो यहाँ P की जगह क्या आ जाएगा, सिंपली P sin थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। आप देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूं का यूं, और P की जगह आ गया P sin थीटा। नीचे आप देखिएगा सेंटर से P का डिस्टेंस अगर R है तो नीचे डिस्टेंस का क्या है, क्यूब ही है। और इस केस में ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि इस वाले डाइपोल की वजह से, जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2 है और इतना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। डायरेक्शन कैसे डिसाइड की, हमें पता है कि इक्विटोरियल लाइन के केस में जिस तरफ आपका P वेक्टर होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो क्योंकि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P sin थीटा यूं था नीचे की तरफ, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे इस तरीके से, तो नेचुरली इसके अपोजिट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि हमने वो डायरेक्शन तो पॉइंट P पे दिखानी है ना, तो पॉइंट P से बिल्कुल यूं ऊपर की तरफ डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट आपका P sin थीटा है वो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर E2 है जो ऐसे है, एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल है। सो E2 इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल ओनली, जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, सिर्फ उसकी वजह से पॉइंट P पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन उसकी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि ऐसे डायरेक्शन थी E1 की, जो कि आपके ये वाला जो डाइपोल था जिसका डाइपोल मोमेंट यूं ऊपर की तरफ आपने cos थीटा लिखा था, ठीक है, उसकी वजह से E1 और इसकी वजह से E2। तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के दोनों जो P sin थीटा और P cos थीटा थे कंसीडर कर लिए। तो इसका मतलब है इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का जो भी नेट रिजल्टेंट होगा पॉइंट P पर, वही आपके इस शॉर्ट ओरिजिनल डाइपोल की वजह से P पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो अब हमारा काम है इस E1 और E2 का नेट रिजल्टेंट निकालना। और आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर थी पहले ही, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे ना। तो इस लाइन में से ये लाइन निकल गई और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो नेचुरली अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों डाइपोल, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो इससे आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दीजिए, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन खींच दीजिए, तो एक जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल ही हमें क्या देगा, रिजल्टेंट। और मान लीजिए उस रिजल्टेंट को मैं E बोल देता हूँ, तो ये जो E होगी नेचुरली ये E2 और E1 का क्या होगी, वेक्टर सम होगी, और हम अभी उसको निकाल लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं ये वही डायग्राम है, बिल्कुल यूं का यूं। हमारा एम था इस E को निकालना। ये देखिएगा, अगर मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूं, ये आपका ओरिजिनल डाइपोल था,
तो इस P वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, इस लाइन के लॉन्ग P cos थीटा, इसके लॉन्ग P sin थीटा, और इस P cos थीटा और P sin थीटा की वजह से हमने दो डाइपोल मान लिए। उनकी वजह से पॉइंट P पर E1 और E2 जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल ली, और E1 हमारी इतनी आई थी, E2 हमारी इतनी आई थी, डायरेक्शन भी मैंने साथ लिखी है, आप देखिएगा। तो दोनों के बीच में क्योंकि एंगल 90 डिग्री था, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ज़रा 11वीं के फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान करते हैं। रिजल्टेंट का 11th से हमारे पास फॉर्मूला होता था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ए बी यहाँ पर दो मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर्स के, और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए का काम अगर मैं E1 से लूँ, बी का काम अगर मैं E2 से लूँ, तो थीटा तो 90 डिग्री है ना, और अगर थीटा 90 होगा तो कोस 90 जीरो होता है, जिस वजह से ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, और रिजल्टेंट सिर्फ दोनों वेक्टर्स के स्क्वेयर्स का जो है वो सम बचेगा अंडर रूट के अंदर। तो ए स्क्वेयर की जगह E1 का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह E2 का स्क्वेयर, ये उसका रूट हो गया। आर की जगह मैंने E लिख दिया, क्योंकि जैसे ए और बी का रिजल्टेंट आर होता था, इसी तरह मैंने यहाँ पर E1 और E2 का रिजल्टेंट किसको मानना है, ई को मानना है, तो मैंने यहाँ पर वो ई लिख दिया। उसके बाद जब आप ये E1 की वैल्यू यहाँ और ये E2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आप देखिएगा अगले पेज पर अगर हम चलें, मैथमेटिक्स थोड़ा सा है इसके अंदर, और इसमें बाकी कुछ अब कोई लंबी चौड़ी बात बची नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये P और ये R क्यूब ये कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इसमें भी हैं और ये इसमें भी हैं। तो अंदर यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा का स्क्वायर और यहाँ बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैंने 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया, क्योंकि 3 कोस स्क्वायर थीटा और 1 कोस स्क्वायर थीटा होते तो 4 कोस स्क्वायर थीटा ही हैं। लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पर एक साइन स्क्वायर थीटा है जिसके साथ एक कोस स्क्वायर थीटा ऐड हो रहा है। तो ये हमें मालूम है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस सारी चीज़ को मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो अंडर रूट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, E = दिस मच, ये हमने पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है E2 और E1 दोनों की वजह से। तो ये E का हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। आइए अब जरा 2-4 पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा था कि पॉइंट P ना तो एग्जैक्टली एक्सियल लाइन पर और ना ही एग्जैक्टली इक्विटोरियल लाइन पर लाई कर रहा था, वो तो बीच में कहीं लाई कर रहा था, इन सच अ वे दैट कि P को जो आपके सेंटर O से लाइन मिलाती थी, वो यहाँ थीटा एंगल बनाती थी। ठीक है, आप देखिएगा पीछे, मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस P को सपोज कीजिए यहाँ एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करवा दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि P जो है वो नीचे की तरफ इस तरह आएगा और थीटा को कितना होना पड़ेगा, 0। और अगर आप चाहें कि पॉइंट P को हम इक्विटोरियल लाइन पर लेकर के जाएं, तो आपको ये एंगल इस तरह बढ़ाना पड़ेगा, और एग्जैक्टली आप देखिएगा पॉइंट P जब इक्विटोरियल लाइन पे आएगा तो ये थीटा कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। यानी कि अगर जो हमने पीछे इक्वेशंस डिराइव की हैं, देखिएगा आप यहाँ, तो अगर इस इक्वेशन में मैं थीटा को क्या पुट कर दूं, 0, तो इसका मतलब है कि पॉइंट P एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। और यहीं अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूं, तो इसका मतलब है कि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, इक्विटोरियल लाइन पर। तो थीटा को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, थीटा को जब आप 90 पुट करेंगे तो आपको ये यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और आप देखिएगा कि सच में ये रिजल्ट किसका है, एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये रिजल्ट किसका है, इक्विटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेसिकली इन दोनों को आप इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए ये एक जनरल फॉर्मूला है। जो आपने क्या किया, इसी फॉर्मूले के अंदर थीटा को 0 और थीटा को 90 पुट करके एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस डिराइव कर लिए, जो कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिराइव किए थे। अब सिमिलरली आपको अगर कोई ये कहे कि 0 और 90 डिग्री के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो अगर आपका पॉइंट P उन एंगल्स पे है, तो आप जस्ट यहाँ पर उस एंगल की वैल्यू पुट कीजिए, कोस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, मैथमेटिक्स कीजिए। उसके बाद आपके पास उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या वैल्यू होगी, वो आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था
कि जो ई वेक्टर है, ये जो ई है, ये E1 और E2 दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, देखिएगा ज़रा एक बार फिर से पीछे चलते हैं हम। डायरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि जैसे ये डायरेक्शन E1 की थी, ये डायरेक्शन E2 की थी, तो आपने ये मान लिया कि अगर मैं E1 और E2 को एक पैरेललोग्राम की शक्ल दूं कि यानी कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन और इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच दूं, तो ये जो पैरेललोग्राम बन रही है, इस पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा, जो कि दोनों वेक्टर्स की टेल जहाँ मिल रही है वहीं से शुरू हो रहा है, ये डायगोनल ही आपको इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन देगा। तो नेचुरली मैंने मान लिया कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट ई है, सपोज कीजिए आप मानने को E2 के साथ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि ये ई इस E1 के साथ अल्फा डिग्री एंगल पर है। यानी अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि ई और E1 पैरेलल ही हैं, और अगर अल्फा 90 हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि ई E1 के परपेंडिकुलर है। आपको ये बात समझ में आ गई? तो जस्ट ये अल्फा हमने इस ई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए चूज किया है। अब देखिएगा हम निकालेंगे कैसे। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसको बेस मान लूं और इसको परपेंडिकुलर मान लूं, तो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, इसमें टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर जो कि E2 होगा और बेस जो कि E1 होगा। तो टेंजेंट अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, E2 परपेंडिकुलर E1 बेस। तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा, E2 बाय E1 के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिएगा मैंने लिख दिया है टेन अल्फा इज इक्वल टू E2 बाई E1, दोनों की वैल्यू पुट की। तो आप देखिएगा इससे ये कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया 2 कोस थीटा। तो जब आप डिवाइड करेंगे साइन थीटा को कोस थीटा से तो वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के टेंजेंट अल्फा हमारा आ गया हाफ टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ से मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करके फॉर्मूले के रूप में लिख लिया कि टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा। देखिए अगर आपका पॉइंट P एक्सियल लाइन पर लाई करता है तो ऊपर से आप देखिए थीटा 0 होगा, तो थीटा 0 होगा। तो यहाँ पर आप जब 0 पुट करेंगे तो टेंजेंट 0 होता है, 0 इंटू हाफ भी क्या होता है 0। इसका मतलब टेन अल्फा भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और टेन अल्फा अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब अल्फा भी 0 होगा। और इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि E इज अलोंग एक्सियल लाइन। यानी कि अगर अल्फा 0 हो गया तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के अलोंग है। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। देखिए आपसे मैंने कहा था कि ये जो डाइपोल है ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, जिसका डाइपोल मोमेंट ये P कोस थीटा है, इस डाइपोल के लिए तो पॉइंट P एक एक्सियल पॉइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये E1 इस डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपका अल्फा 0 हो जाएगा तो अल्फा 0 होने का मतलब है कि ये जो E वेक्टर का जो ये एरो है ये बिल्कुल यूँ कम होता होता, क्योंकि 0 करना है ना अल्फा को, 0 होता होता ये ऐसे बिल्कुल। तो आपका E वेक्टर E1 के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल इस तरफ हो जाएगा। तो मैं बेसिकली सिंपल शब्दों में बोल सकता हूँ कि E की डायरेक्शन E1 के क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। या आप टेक्निकली बोल लीजिए कि अल्फा उस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आप जानते भी हैं कि अगर आप एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो वो आपके डाइपोल मोमेंट जो कि इस केस में P कोस थीटा है उसके पैरेलल ही होती है। तो नेचुरली अगर P कोस थीटा इस तरफ है तो E को भी इस तरफ होना पड़ेगा, और उस वक्त आपका एंगल अल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे केस में आप देखिएगा, दूसरे केस में जब मैं कह रहा हूं कि P सपोज कीजिए इक्विटोरियल लाइन पे जो है वो लाई करता है, तो आपने ऊपर से देखा कि इक्विटोरियल के केस में तो थीटा को कितना पुट करना पड़ेगा, 90। तो जब आप यहाँ थीटा को 90 पुट करेंगे तो टेंजेंट 90 इन्फिनिटी को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी लगभग इन्फिनिटी ही होता है, क्योंकि टेंजेंट 90 इन्फिनिटी है। तो अगर आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई खास उसके मैग्नीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो टेंजेंट अल्फा आपका इन्फिनिटी के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। यानी कि E इज परपेंडिकुलर टू इक्विटोरियल लाइन। अब इसका मीनिंग देखिएगा क्या है, इक्विटोरियल लाइन। अब आप देखिए
ये जो लाइन थी, ये लाइन इस P कोस थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के हिसाब से तो एक्सियल लाइन थी, लेकिन इस P साइन थीटा वाले डाइपोल के हिसाब से तो आपकी ये वाली जो लाइन है इक्विटोरियल लाइन है ना, ठीक है। तो अगर आपका अल्फा 90 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये ई बढ़ता 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 बिल्कुल इस तरफ हो जाएगा, ये यूं। तो इसका मतलब है कि ई ने E1 के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो क्योंकि इस डाइपोल के लिए ये वाली लाइन आपकी इक्विटोरियल लाइन है, तो इस इक्विटोरियल लाइन से 90 डिग्री इस तरफ होगी ई की डायरेक्शन। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस डाइपोल के मुकाबले ये जो इक्विटोरियल लाइन है, इस इक्विटोरियल लाइन की डायरेक्शन से 90 डिग्री इस तरफ होगी। तो नेचुरली इस वक्त अल्फा भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। P कोस थीटा के हिसाब से तो ये आपकी एक्सियल लाइन रहेगी, P साइन थीटा के हिसाब से ये आपकी कैसी लाइन रहेगी, इक्विटोरियल लाइन रहेगी। तो एक्सियल लाइन के हिसाब से अल्फा 0 तो E और E1 आपके पैरेलल हो जाएंगे। इक्विटोरियल लाइन के हिसाब से अल्फा 90 तो E और E1 आपके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज क्या किया, एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, जो कि ना तो एग्जैक्टली इक्विटोरियल लाइन पर लाई करता है, ना एग्जैक्टली एक्सियल लाइन पर लाई करता है। तो उस एंगल का आप देखिएगा, ये जो नेट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है उसके अंदर वो एंगल आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस एंगल को आप चेंज जब तक करते रहेंगे तो E की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और आप इस तरीके से पॉइंट P को कहीं भी रखेंगे उस हिसाब से आप वहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे और आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। थैंक यू।